एक महिला की मदद से नाबालिग एनजीओ से भाग गई। बाहर जाकर पुलिस को एनजीओ के कारोबार की जानकारी दी, जिसके बाद एनजीओ पर दबिश देकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 6 अप्रैल को छापा मारकर आरोपियों को पकड़ा। महिला संचालिका सहित 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। जो इनकी प्राथमिक पूछताछ से सामने आया है कि ये शादी के नाम पर या कहीं काम लगाने के नाम पर बच्चियों को लेकर आते थे, महिलाओं को लेकर आते थे, उनको यहाँ पर रखते थे। कुछ लोगों के साथ देश शोषण की भी जैसी कंप्लेंट्स हैं। ये जो महिला है मेन सर्जना गायत्री, इसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। और अभी हम यहाँ राजस्थान से और कितने लिंक हैं और कौन से गैंग्स इन्वॉल्व हैं उनसे उनकी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये जो संबंधित एक मुकदमा है, इसके लिए हमने प्रोडक्शन वारंट पे यूपी पुलिस कानपुर को इस गैंग को सुपुर्द किया है। इस एनजीओ के काम करने का तरीका बेहद अलग था, क्योंकि ये पहले गरीब घर की लड़कियों की तलाश करते, फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। ये लोग फेसबुक पर प्रचार कर लड़कियों को शादी का झांसा देते थे। यूपी, बंगाल, बिहार से लड़कियों को बहला फुसला कर लाते, फर्जी दस्तावेजों के जरिए लड़कियों की अवैध शादियां करवाते थे। लड़कियों को एनजीओ के डेरे में रखा जाता था। लड़कियों को डेरे से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। विरोध करने पर पिटवाने की धमकी देते थे। मुख्य आरोपी गायत्री पहले कानोता में ये धंधा चलाती थी। 7 से 8 साल पहले बस्ती के सुजानपुरा गाँव में वो शिफ्ट हो गई। गायत्री पहले भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व रह चुकी है। इसके प्रीवियसली भी बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड है। अराउंड 10 केसेस हमें पता चले कि जिसमें गायत्री इन्वॉल्व थी। तो जैसे केसेस रजिस्टर्ड होते थे किसी एरिया में, ये एरिया चेंज कर देती थी। तो बस्सी इलाके में गायत्री पिछले 8 साल से गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन के नाम से अपना डेरा चलाती थी। लेकिन एक नाबालिग लड़की की बहादुरी ने एनजीओ के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया और हजारों लड़कियों के इस दलदल से निकालने का रास्ता साफ किया। अब देखने वाली बात होगी कि इस गोरख धंधे में और कितने सफेद पोश लोग लिप्त हैं और कितनी लड़कियों की अस्मत को तार तार किया जाता है। अब क्योंकि इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके साथ साथ राजस्थान पुलिस भी इस बात की तहकीकात में जुटी है कि आखिर इस तरह की शादियां किस तरह से हुई हैं, वो कौन कौन से एजेंट हैं जो इसके लिए काम करते थे, राजस्थान के और राजस्थान के बाहर के, इन सब की पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने सालों तक जिन लड़कियों को बेचा गया, खरीदा गया, उनके पशुओं की तरह उनका सौदा किया गया, उन सब का जीवन अब किस तरह से बीत रहा है। क्या पुलिस पहले जब 8 साल पहले भी इस पर एफआईआर हुई है, तब अगर कार्रवाई कर लेती तो शायद कई सारी लड़कियां बिकने से बच जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। बस्सी से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक अंदाजा लगा होगा कि किस तरीके से एनजीओ काम करता था और कैसे ये लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे। 3 थानों के अंदर जो है 10 मामले दर्ज किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यही कि इसमें हर कड़ियों को लेकर के हम बात करेंगे कि इतने समय तक एक एनजीओ गलत तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थानीय प्रशासन है उसको किसी भी तरीके से भनक नहीं लगती है। इसके पीछे की वजह क्या इस सब के पीछे किसी का संरक्षण है, ये भी हम जानेंगे। क्या इसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल है? कितना बड़ा एक नेटवर्क बना हुआ है और सिस्टम के अंदर क्या और भी लोग अभी बने हुए हैं? तो इन सभी चीज़ों को जरा जानने की कोशिश करेंगे। जरा सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्टी एसपी हुकुम सिंह तंवर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। तंवर साहब का जो है मानव तस्करी और स्टेट इंटेलिजेंस में एक लंबा अनुभव रहा है। सर, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट अंजू चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट निशा सिद्धू जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन से जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा सबसे पहले इस मामले को लेकर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। अभी इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस नेटवर्क से जुड़ी हुई कोई और जानकारी? और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी कई ऐसे लोग हैं जो कि इसके लिए काम किया करते थे, उन तक पहुंचने के लिए क्या पुलिस की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूँगा शुभेंदु, जिस तरीके से आपने देखा कि जो ये एनजीओ के नाम पे किस तरीके से जो फेसबुक होती है और उसके ऊपर एक पोस्ट डाली जाती है और जो गरीब परिवार के जो लड़कियां रहती हैं उन्हें जो कह सकते हैं अपने झांसे में लेते थे और फिर बाद में उन्हें जयपुर बुलाते थे और जयपुर के अंदर जो है उन्हें जो कह सकते हैं कि नशे की दवाइयाँ दी जाती थी बेहोशी के लिए,
जिससे क्या है कि वो विरोध ना कर सके। और इस तरीके से जो है कई लड़कियां हैं, उनके जो कह सकते हैं कि उनके रंग और जो कह सकते हैं कि उम्र के हिसाब से जो है उनका सौदा किया जाता था। जब इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाता है तो उसके अंदर एक एनजीओ का, फर्जी एनजीओ हम कहेंगे, क्योंकि उस एनजीओ की जो संचालिका है गायत्री फाउंडेशन, उसका नाम बताया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो हमारे सहयोगी सोमू आनंद ने जब वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब उसकी पड़ताल की तो पाया कि वहाँ पे जो एनजीओ है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जगह जगह पे बस्ती के आसपास के इलाकों के अंदर उसके पोस्टर लगाए जाते हैं और जो इसकी मुख्य जो आरोपी रहती हैं उनके जो कह सकते हैं कि जो उनका जो पद का नाम है वो समाज सेविका के तौर पे जो कह सकते हैं अपने पोस्टर के अंदर वो लिखी हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यूपी, बिहार और राजस्थान के अंदर लाकर जब इन बच्चियों का सौदा किया जाता है तो जाहिर सी बात है उन बच्चियों की जो कह सकते हैं कि जो किस तरीके से जो कह सकते हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार है इनके द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की कई मानव तस्करी की जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। अगर मैं बात करूं इस पूरे गिरोह की तो इसके अंदर वैवाहिक जो कह सकते हैं कि सहायता के नाम पे जो है ये अपने फेसबुक पे पोस्ट डालते थे, जिसमें ये यूपी जो बिहार और वेस्ट बंगाल जैसी जो कह सकते हैं कि राज्यों के अंदर ये अपने जो है टारगेट बनाते थे और वहाँ पर जो गरीब परिवार की जो लड़कियाँ रहती थी उन्हें अपने चंगुल में फंसाते थे और फिर जयपुर लाकर जो कह सकते हैं कि इनकी सौदेबाजी करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब समय रहते हुए पुलिस ने जो कह सकते हैं कि इनका पर्दाफाश कर दिया है और भी जो कह सकते हैं इनके यूपी और बिहार सब कुछ चल रहा था। लेकिन वीरेंद्र, ये बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है कि इसके पीछे क्या किसी बड़े शख्स का हाथ है या कौन इनके पीछे है जो इनको बैकएंड पर सपोर्ट कर रहा है, और क्यों नहीं इतने समय तक इतनी बड़ी एनजीओ चल रही है, समाज सेवा का काम हो रहा है और इस तरीके से गलत काम किया जा रहा है ना, समाज सेवा की आड़ में, तो क्या कौन इनको संरक्षण दे रहा था, कौन इसके पीछे, इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पुलिस के द्वारा जो छानबीन की गई अभी प्रारंभिक जांच में जो पता चल पाया है, अभी एनजीओ के जो कह सकते हैं कि जो संचालिका हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो एजेंट हैं, कुछ एक एजेंट हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो मुख्य जो इसके पीछे के जो कह सकते हैं कि इस पटकथा को लिखने वाले कौन लोग हैं उनकी भी जो कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा पड़ताल की जा रही है। इसमें साथ ही यूपी पुलिस है उससे भी जांच कर रही है और तह तक सहायता मांगी गई है और कड़ियां हैं जब आपस में जुड़ जाएंगी वीरेंद्र, जाहिर तौर पर तभी चीजें साफ हो पाएंगी। खैर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हुए अपने खास मेहमानों की तरफ चलते हैं। हुकुम सिंह तंवर जी, ये आपने तस्वीर देखी, एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई है दर्शकों को कि कैसे एक एनजीओ की आड़ में जो समाज सेवा का काम होता है उसकी आड़ में ये काला कारनामा चल रहा था। और क्या ये संभव है कि लोकल इंटेलिजेंस को, पुलिस प्रशासन को इसके बारे में भनक तक ना लगे? वहां पर इतना बड़ा खेल चल रहा है, इतनी बड़ी धांधली चल रही है, काला काम हो रहा है, लेकिन वहां किसी को कानो कान तक खबर नहीं। शुभेंदु साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैंने जैसे कि निवेदन किया, एक आपत्ति दर्ज करें कि किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी, चाहे वो कालाबाजारी हो, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, चाहे किसी भी तरह की ऐसे नेगेटिव एक्टिविटीज के लिए गोरख धंधा जो शब्द प्रयोग किया जाता है, मैं इसके लिए काफी समय से प्रयासरत हूं और काफी कुछ तक सफल भी रहा हूं। तो कृपया गोरखनाथ के साथ में ये अन्याय न करें। और अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं, जो आपने कहा और मैंने अभी जो रिपोर्ट सुनी शेखावत साहब की, तो मैं बता दूं कि मैं 2.5 साल तक बाल अधिकारिता विभाग में रहा हूं, चाइल्ड राइट्स ऑफिसर, और उसमें पूरे राजस्थान के अलावा पूरे इंडिया भर में मैंने बहुत सारी वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड जस्टिस मदन बी लोकुर साहब के साथ और हाईकोर्ट के जजेस मनीष भंडारी साहब और संदीप मेहता साहब के साथ में बहुत सारा काम किया है। जहां तक आपने पूछा कि क्या लोकल इंटेलिजेंस को खबर नहीं होगी या पता नहीं होगा या किसी और दूसरे किसी का संरक्षण प्राप्त है, मैं ऐसी बातें आपको यहाँ बता सकता हूँ। आप नाम न जानने की मैं जरूर आपसे गुजारिश करूंगा, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर में एनजीओ चल रहा है। ये तो एक बड़ी बड़ी जो बच्चियां हैं उनको ला करके इस तरह से उनकी शादियां करवाने का काम और गफलत में रख करके इस तरह की कार्यवाही चलती रही। लेकिन बच्चियों से वेश्यावृत्ति अगर करवाते हो और उनकी रिपोर्ट यदि सरकार तक मैंने दी है, मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं और मेरे पास में रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मैंने जो भी काम किया उनकी एक एक कॉपी मैंने अपने पास में रखी, मेरे लैपटॉप में भी मैंने उनकी, क्योंकि कंपोजिशन में ही किया करता था। हाँ। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर अलवर में मैं नाम लेना चाहूंगा एक महिला का, राम भूतेरी।
जितने भी चाइल्ड राइट्स ऑफिस में DCR जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसमें एनजीओज को रजिस्टर किया जाता है और उसमें बाल आश्रय के नाम से, बालिका आश्रय के नाम से और किशोर संप्रेक्षण गृह, यहाँ पर जितने भी आप देखते हैं हमारे DCR के तहत और सामाजिक न्याय विभाग के तहत, तो राम भुतेरी जैसी बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक बहुत बड़ी संस्थान जो पिछले 30 साल से ज्यादा ही हो गए होंगे वो काम कर रहे हैं, और उनकी बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो बोलते हैं नहीं साहब यहाँ पे तो कल्चर है। आप राम भुतेरी देवी का जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो बच्चियों से बाल वैश्यावृत्ति करवाती रही, उसकी रिपोर्ट मैं बिल्कुल नाम लेकर के कहना चाहता हूँ, आप मेरी आंखों में इस बात का जज्बा देख सकते हैं। हाँ। मैंने मनीष भंडारी साहब को ले जा करके ये रिपोर्ट दी, उनको बताया, प्रूफ दिए, और आज भी मेरे पास में वो जितनी भी मेरे पास में टेक्निकल गैजेट्स और मेरी इंटेलिजेंस कह लीजिए या मेरा एक टेक्निकल नॉलेज कह लीजिए, राम भुतेरी देवी के फोन में मैंने चिप लगा करके जितनी रिकॉर्डिंग की, आप चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूं और यहाँ पे पैनल में जितने लोग बैठे हैं उन सबको दे सकता हूं। उसमें कितनी स्पष्ट रूप से बात हो रही है। और आप पूछना चाहते हैं कि किनका संरक्षण? अगर मैं कहूं कि वहां के बिल्कुल लोकल MLA का संरक्षण, मुझे बोलते हुए बड़ा यूं झुरझुरी आती है और बड़ा यूं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं और शर्म भी महसूस करता हूं कि अगर लोकल MLA का अगर उनको संरक्षण प्राप्त हो तो आप क्या कहेंगे साहब। और न सिर्फ इतना, एक हमारे जो सामाजिक न्याय विभाग के 2 बड़े सेक्शन हैं जिनको राष्ट्रीय चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन यूनिट और स्टेट SCPCR और NCPCR, मैंने NCPCR के अधिकारियों को भी इस बात के सबूत दिए, लेकिन कोई काम कर पाया? नहीं कर पाया। मैं ऐसी चीजें आपको, अच्छा तंवर सर, हमने इसीलिए आपको जोड़ा क्योंकि एक लंबा अनुभव है आपका, सिस्टम में रहे हैं आप, बहुत बारीकी से देखा है, बहुत बारीकी से समझते हैं। अनुभव एक तो 2 तरह का होता है, एक तो सुना सुनाया अनुभव, और एक मैं जिस काम को कर चुका। आपने पैनल में निशा सिद्धू जी बैठी हुई हैं, ये इनको याद दिला दूं कि हाँ, उनको पता होगा कि मैंने कितना इन लोगों के साथ में भी काम किया है, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि अनुभव 2 तरह का हो गया, एक तो सुना सुनाया अनुभव और एक बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से किए हुए काम। जोधपुर की अगर बालिका संरक्षण गृह में कोई महिला अधिकारी जिसको दान से कार मिली हो, और इसलिए मिली हो कि बच्चियों को कभी कोई समस्या हो जाए तो वो ले जाकर के हॉस्पिटल दिखा सके, और वो कार अपने व्यक्तिगत रूप से, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक कार 4 घंटे में आप 1100 किलोमीटर चला सकते हैं। 1100 किलोमीटर, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1100 किलोमीटर। तो गफलत कहां कहां पर है, संरक्षण कहां कहां पर है, और कारण क्या है उसका? कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी विल पावर न होने का है। अब आप मुझसे कहेंगे कि साहब आपने क्यों नहीं वहां पे अपने इतने सारे काम किए, तो आपने क्यों नहीं उसको रोक दिया? बिल्कुल रोका। बहुत सारे NGOs का हमने जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल हुआ। एक मर गया मरे गिरे का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक आदमी 22 NGO रजिस्ट्रेशन करा लेता है और सरकार से जो बच्चों के नाम पे पैसा मिलता है, एक लंबी प्रक्रिया है और चीजें हैं उसमें कि एक NGO के लिए, एक बच्चे के लिए 2000 रुपये से सिर्फ नहाने धोने का, साबुन का, इनका सबका खर्चा मिलता है। खाने का अलग मिलता है, उनका जो टीचिंग का जो काम करते हैं उनका। एक NGO को पर मंथ 3 से 3.5 लाख रुपए, 25 बच्चों की यूनिट होती है, 50 बच्चों की, इस तरह से एक व्यक्ति एक यूनिट रख सकता है, लेकिन 22 फर्जी एनजीओ चल रहे हैं। जी, बहुत बड़ा खुलासा है सर। और ये पता क्या, ये पर्दे के पीछे की वो चीजें हैं जो कई बार लोग कह नहीं पाते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, और मैं बोल रहा हूं। तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं उस वहां पे DCR में मैं अकेला था, और ऊपर के जो अधिकारी थे, मैं फिर कह रहा हूं कि आप नाम लेना चाहेंगे, मैं बिल्कुल नाम ले सकूंगा, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, किसी तरह का डर नहीं, किसी तरह का झिझक नहीं। ठीक है, लेकिन ठीक नहीं होगा, गरिमा ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, वो ठीक है। मैं तंवर सर, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, मैं निशा सिद्धू जी को इसमें जोड़ रहा हूं। निशा जी, एक चीज बताइए, अब ये एक व्यक्ति कई फर्जी NGO चला रहे हैं, और ये NGO के पीछे, क्योंकि ये तो हम सब लोग ये जानते हैं कि NGO के जरिए तो बड़ा नेक काम होता है, ये तो समाज सेवा का काम होता है, लेकिन कई NGO और फर्जी काम हो रहे हैं। ये तंवर साहब ने तो बहुत बड़ा खुलासा किया है। ये तो हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक NGO के बारे में बता रहे हैं, लेकिन तंवर साहब बता रहे हैं कि ऐसी न जाने कितनी NGO हैं जो कि नेक काम, अच्छा काम करने के पीछे उनका जो असली मुखौटा है वो उतरता है, असली चेहरा पता चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। मैं तंवर साहब की बात से ये सहमति व्यक्त करती हूँ। ऐसे समय समय पर NGOs का खुलासा होता रहता है। जयपुर के अंदर बच्चों के बीच में काम करने वाला एक
झोटवाड़ा की संस्था थी पहले, वो भी पकड़ी गई थी, बच्चों को एक्सप्लॉइट करती थी। एक मूक बधिर बच्चों के साथ इधर जामडोली की तरफ आवाज फाउंडेशन था, उसको भी इसी तरह से बच्चियों ने आके समर वेकेशन में अपने पेरेंट्स को बताया था कि भी उनके साथ ये सब गलत हुआ, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हुआ। और भी एनजीओस, मैं इसी एनजीओस की बात करूं तो ये मोहतरमा ने मार्च 3rd वीक मेरे को कांटेक्ट किया था कि मेरे को महिला अधिकारिता विभाग से आपका नंबर दिया गया है और हम महिलाओं के साथ आपका एक ट्रेनिंग में एक क्लास चाहते हैं। तो मैंने उनसे माजरत चाही कि मेरे पास समय नहीं है और मैं वैसे भी बाहर हूँ और मैं किसी और को रिकमेंड कर देती हूँ। फिर सडनली उनका आया कि 30 तारीख का हमारा कैंसिल है कार्यक्रम, समथिंग ऐसे। तो ऐसी संस्थाएं कहीं भी हो सकती हैं, ऐसे लोग इसकी आड़ में बहुत कुछ करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह के करते रहे। बात यह है कि कितनी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, क्या सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक है, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं, वो सब भी देखने की बात है। और अभी जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो देवस्थान विभाग हो, चाहे सोसाइटी एक्ट के अंदर किया जा रहा हो, चाहे ट्रस्ट में किया जा रहा हो, हर कोई तो कुकर मुत्ते की तरह रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या उसका कोई वेरिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है, वो किस मद में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने एक बार पड़ताल किया, जब शुरुआत में ये 2005 में कानून बना है और 2006 में इसके नियम लागू हुए, तो 2007 में हमने पता किया कि कितनी संस्थाएं किस जिले में रजिस्टर्ड हैं, मैं उसकी सर्विस प्रोवाइडर है। तब पता चला कि अकेले उदयपुर में 27 संस्थाएं हैं। क्या उनका कोई मापदंड तय किया, जिसने अप्लाई कर दिया आपने उसको रजिस्टर्ड कर दिया। तो थोड़ा सा तो पारदर्शिता इन चीजों में होनी चाहिए ताकि कोई भी बहन बेटी जो है वो इस तरह की जुल्म तशद्दुद का शिकार ना बने। ये सब देखने की बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम अधिकारी लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले क्या करते हैं। तो ये काम सरकार का है और सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। या राजनीतिक संरक्षण अगर मैं कहूँ कि वो है, तो ये इससे ज्यादा बुरी बात कोई और नहीं हो सकती। जब सारा ही ताना बाना उलझा हुआ तो उसके साथ साथ ये चीज लगातार चल रही है। तो शुक्रिया मुझे बोलने का समय दिया, थैंक यू। हाँ निशा जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ अंजू चौधरी जी भी हैं। अंजू जी, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा समझने वाली है कि ये कई एनजीओ इस तरीके से काम की जा रही हैं, चल रही हैं और फर्जी काम कर रही हैं, नाम एक और कई कई एनजीओ उसमें चल रही हैं, तो इसके लिए नियम क्या है, कानून क्या है? कोई भी आकर के कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है क्या? नहीं, इसमें कोई भी आके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। इसके लिए भी नियम है, सरकार ने बनाए हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो एक एक्ट के द्वारा ही पर्टिकुलर को ही दिया जाता है। परंतु क्या है कि जैसे इन्होंने हुक्म जी ने बताया है कि जो अपने विधायक भी हैं इन चीजों के अंदर, देह व्यापार के अंदर जो इन्वॉल्व हैं, तो इन जैसे जो बड़े अधिकारी या नेता लोग कह सकते हैं, अगर वो सभी इनके अंदर सम्मिलित रहेंगे तो अपन चाहे कोई सा भी कानून बना लो या कोई सा भी एक्ट इसमें अपन दे हैं, तो उसको क्या है पर्टिकुलर उसका जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होके दुरुपयोग करते हैं लोग इस अच्छा चीज अंजू का। जी, तो एक इसको चीज और रोकने बताइए, के- अब जैसे कोई भी बच्ची अगर इस तरीके से फंस जाती है, कोई शादी भी करना चाहता जी है जी और सामूहिक विवाह का जी जी की आड़ में जब ये इस तरीके से काम किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? जब पहली बार, क्योंकि ये तो बच्ची बाहर निकली और बच्ची जब भाग करके गई है तब जाकर के उसने आप बीती बताई है, तब खुलासा हुआ है, तब पता चला कि ये सब कुछ भी हो रहा था एनजीओ की आड़ में। तो सबसे पहले करने की क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए अगर कोई फंस जाता है ऐसे? तो देखो, इसमें अगर कोई फंस जाता है तो इंसानियत के नाते और समाज को देखते हुए हमें उसका नाम, उसकी पहचान, ये सब चीजें समाज में नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अपना जो समाज है वो ये सब चीजों को पहले प्रावधान देता है। वो ये चीज नहीं देख पाएगा कि इस लड़की के साथ में गलत हुआ है, तो उसको प्रायोरिटी कम देती है समाज, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उसने इतना उसके साथ में उसने जानबूझ के तो ये सब चीजें की नहीं है, उसके जो साथ में जो भी पर्टिकुलर हुआ है वो सब एक धोखे के तहत ही हुआ है। तो मेरा तो यही मानना है कि समाज में ऐसी बच्चियां होती है तो उनको अपनाने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है कि किन्हीं लोगों को भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है अंजू जी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये साफ है कि सबसे पहले जो है आपको जाकर के शिकायत दर्ज करनी है।
आपको बिना हिचके, जी। बिना डरे आपको जाकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी है और वहीं से शुरुआत होती है आपकी इंसाफ की लड़ाई की। मैं इसमें हुकुम सिंह जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूं। तंवर सर, एक चीज बताइए कि ये सब अगर रोका जाए तो कैसे? और एनजीओ के बारे में जो बताया गया, निशा सिद्धू ने भी बताया कि भाई ये इस तरीके से भरमार है एनजीओ की, जिसमें कई जो है फर्जी काम किए जा रहे हैं, तो क्या नजर आता है? ये मॉनिटरिंग अगर की जाए, कंट्रोल अगर किया जाए तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। सर, जैसा अंजू जी ने भी कहा, निशा सिद्धू जी ने भी कहा, कैसे रोका जाए इसके लिए बिल्कुल निश्चित एक प्रक्रिया है, लेकिन उसका एक, हम कहते हैं आपस में, जानते सब हैं, मानते कितने लोग हैं? मानते नहीं हैं। और जिसको भी एक जरा सा पावर मिल गया, मेरा उसी अनुभव की बात कर रहा हूं। एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा आपने बताया कि नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रक्रिया है, लेकिन जो प्रक्रिया में बिल्कुल सही हो सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन किसका होता है? जिन्होंने कुछ सेवा पूजा कर दी है। मैं सेवा पूजा शब्द बोल रहा हूं तो मुझे विश्वास है कि आपके दर्शक भी समझ रहे हैं और पैनलिस्ट भी समझ रहे हैं। इस तरह के रजिस्ट्रेशन होते रहे हैं। कितना रोका जाता है, कैसे रोका जाता है, ये सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि रोकने के लिए आपकी इच्छा शक्ति तो हो। यहाँ पर तो एक व्यापार बना रखा है। रजिस्ट्रेशन जितने भी, एक समय आपको अगर याद हो तो बिल्कुल जो हमारे भारत सरकार है, 33,000 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, क्योंकि वहां से जो एफडीआई और जिस तरह से बाहर से पैसा आने वाली, उसका पैसा हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी गण हैं, हमारे बड़े बड़े जो नेतागण हैं, उनके परिवार की महिलाएं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों के नाम पे वो एनजीओ, और काम धाम कुछ नहीं। मैं भरतपुर के उस राज परिवार के व्यक्ति का नाम लेकर के कह सकता हूं कि उनका जो एनजीओ है, उस एनजीओ में 22 लाख रुपए पर मंथ का अगर सरकार से पैसा मिलता हो, और अगर वहां पे जाके आप देखें कि वहां पे कुत्ते और सुअर डोल रहे हैं, गाय और भैंस पोटा कर रही हैं, वहां पे बच्चे हैं ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा कि कैसे रोका जाए। रोकने के लिए आप में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपका ये इरादा होना चाहिए कि हम इस चीज को रोक सके। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर कि समाज में, जैसे अंजू जी ने बोला कि समाज के लोग आगे आए और ऐसी महिलाओं को अपनाएं। सर, ये जो बेड़िया समाज की महिलाएं हैं भरतपुर में, उनसे बहुत अच्छे से मेरी बातें हुई हैं, और उन लोगों के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का पालन कैसे किया जाएगा अगर वहां के कलेक्टर को न पता हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। मैं मतलब ऐसी बात बोल रहा हूं जो कि कहीं पर भी ये कहा जा सकता है कि ये तो बहुत एरोगेंट होकर के बोल रहे हैं। बिल्कुल एरोगेंट होना पड़ता है साहब, कि वहां पर राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो योजनाएं उन बेड़िया जाति की महिलाओं के लिए, परिवारों के लिए बनाई हुई है, वहां के कलेक्टर साहब बोलते हैं अरे ये योजना तो मुझे पता ही नहीं है, ये योजना उनको पता नहीं। अब दूसरी बात पे आता हूं कि वो बेड़िया समाज की महिलाएं, उनकी समस्या ये है कि बोले हमें आगे और पीछे यही काम करना है। हमें, आप अगर कोई लेके भी जाता है, अपने अपना भी लेता है, थोड़े दिन बाद में उनका मन भर जाता है तो बोलता है कि तुम तो ऐसी थी वैसी थी, और उसको छोड़ दिया जाता है। उनके बच्चे, हमारे परिवार के बच्चों, मतलब वो बोल रही हैं कि उनके बच्चे आपके समाज के दूसरे परिवार के जो बच्चे, उनके साथ में किया, हमें घर में काम करने के लिए, झाड़ू पोंछा बर्तन करने के लिए, बहुत बड़ा खुलासा किया सर। ये वो चीजें आपने बताई हैं, ये वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा समय अगर दें तो मैं बहुत सारी, बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई और हम ये चाहेंगे, हम आगे भी इसमें अधिकारियों से एक चीज और ऐड कर दूं, जो है वहां के जो आदमी हैं बेड़िया समाज के, ये तो सिर्फ एक समाज की बात कर रहा हूं मैं, बाकी और दूसरे लोगों की भी बात कर सकता हूं। तो बेड़िया समाज के जो लोग हैं वो बोले सर हम रिक्शा चलाने के लिए भी अगर जाते हैं और अपनी पहचान छिपा लेते हैं तो रिक्शा चला, थोड़े दिन बाद में पता लग जाता है कि ये उस परिवार के, उस समाज के, और ये पंछी का नगला और ये ऊंचा नगला यहाँ के हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे आज भी चल रही हैं, लेकिन जब सामने आती हैं तब पता चलता है कि परत दर परत उसमें कितनी सच्चाई है, और जो सामने जो नजर आता है उसके पीछे की क्या असल तस्वीर है वो आपने बताई है। सर बहुत शुक्रिया तंवर सर, आप जुड़े हमारे साथ। अंजू जी बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़ी हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय दिया है और बहुत बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि हम एक कहानी लेकर के बैठे थे, लेकिन ऐसे कितने ही लोगों की कहानियां होंगी जो आज भी इसी तरीके से अंधकार में डूबी हुई हैं, और उसको उजागर करना, सबके सामने लाना और उनको इंसाफ दिलाना, यह हमारी कोशिश है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।